लोकसभा में महिला आरक्षण को लागू करने के लिए सीटों के परिसीमन से जुड़े 3 संशोधित बिलों पर आज लोकसभा में दूसरे दिन चर्चा जारी है। तीनों बिलों पर थोड़ी देर में वोटिंग होगी। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में महिला आरक्षण के पक्ष में वोट करने की अपील की है। इससे पहले सरकार ने कल देर रात महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण देने वाला महिला आरक्षण अधिनियम 2023 लागू कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये कानून 16 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है। इसे सितंबर 2023 में संसद के विशेष सत्र के दौरान पारित किया गया था। इसका मतलब है कि संसद में मौजूदा तीनों बिल पास ना हो तो भी लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों पर महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। लेकिन यह आरक्षण 2026 और 27 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक परिसीमन होने के बाद 2034 से ही लागू होगा। आपको बता दें, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि यह महिला आरक्षण बिल उन्हें सशक्त नहीं बनाएगा। यह शेमफुल कानून है। पुराना कानून लाओ, हम समर्थन देंगे। This is not a women's bill. This is nothing to do with the empowerment of women. There is a women's bill. It was passed in 2023 in this house itself. And my friends and teachers in the BJP said that it will be implemented in 10 years' time. That is the women's bill. This is an attempt to change the electoral map of India. Using and hiding behind India's women. वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने महिला आरक्षण पर बोलते हुए कहा कि सरकार को चाहिए कि महिलाओं के लिए पीएम की कुर्सी आरक्षित करे। कैबिनेट में भी महिलाओं के लिए 50% जगह दे। Reservation on the basis of this, let it be done. Second, 50% of the ministry should be reserved for the women. And the Prime Minister's seat also be reserved for the women by rotation. अरे मोदी जी तो नहीं आएगा, चिंता क्या है? दे दीजिए वुमेन को 50%. And I respect this honorable speaker बिरला जी, मेरा बहुत प्यार का, बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीजेपी विल नॉट कम बैक इन पावर इन 2029। स्पीकर पोस्ट को भी रिजर्व कर दीजिए वुमेन के लिए, कर दीजिए। हम लोग राजी हैं। तो हमारे साथ जुड़े लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, ये बताइए कि क्या सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े बिलों को लोकसभा में पास करवा पाएगी? और ये भी जानना चाहते हैं कि वोटिंग का ये जो गणित और सरकार ने महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके क्या मायने हैं? देखिए, दरअसल तीनों सवाल जो आपके हैं तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी यही है कि जिस लोकसभा में अभी जिस महिला आरक्षण बिल, जिसको बोलचाल की भाषा में कह रहे हैं, उसको सरकार पारित करवा पाएगी क्या? दरअसल इस 3 बिल में 2 बिल संविधान संशोधन है। एक तो सीधे तौर पर संविधान संशोधन है। जो भी संविधान संशोधन बिल होता है उसको पारित कराने की 2 शर्तें हैं। पहले कि लोकसभा में उस वक्त जितनी संख्या, कुल संख्या लोकसभा की है उसके आधे से ज्यादा सदस्य जो है का वोट पड़ना चाहिए, और साथ ही साथ जितनी मौजूद संख्या है उसके 2/3 मत पड़ना चाहिए। तो 2/3 बहुमत जो है यहीं पे पेच फंस रहा है। दरअसल अभी क्या है कि लोकसभा में अभी 540 सांसद है और 2/3 के हिसाब से जाएं तो यहाँ पे 360 सांसद की जरूरत पड़ती है। यानी जितने मौजूद हैं अगर 2/3 करते हैं, सभी मौजूद हो तो आपको 360 वोट चाहिए। एनडीए के पास खुद अभी जो है सिर्फ 293 सांसद हैं, तो यानी 360 में से 293 घटा दिया जाए तो बचता है 67 वोट। ये 67 वोट कहां से आएगा? क्योंकि 2/3 बहुमत के लिए आपको चाहिए 360 नंबर और आपके पास है 293 सिर्फ, तो 67 वोट कहां से आएगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। जो हमें सूत्रों से पता चल रहा है उसके मुताबिक सरकार आखिर तक इस बात की कोशिश में लगी है कि 2/3 बहुमत संख्या किसी तरीके से जुटा लिया जाए। लेकिन विपक्ष कांग्रेस की अगुवाई में इस बात की कोशिश में जुटी है
है कि इस बिल को किसी भी तरीके से पारित नहीं होने दिया जाए। तो जो विपक्ष के सूत्र हैं उनका कहना है कि उनके पक्ष में 200 सांसद तो बिल्कुल मजबूती से खड़े हैं और सरकार के पक्ष में 310 सांसद खड़े हैं। अगर इस दावे को मान लिया जाए विपक्ष के सूत्र के दावे का, तब भी सरकार को कम से कम 325-26 से नंबर चाहिए ही चाहिए। अब वो 10-15 नंबर कम हो रहा है, ये कहां से आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो जब तक की वोटिंग नहीं होती, सरकार संसद के गलियारे में अलग अलग छोटी पार्टियों से, क्षेत्रीय पार्टियों से, विपक्षी दलों के पार्टियों से चर्चा कर रही है। हो सकता है कुछ गैर मौजूद हो जाए, एब्सेंट हो जाए, तब भी सरकार को फायदा होगा। अगर मौजूद रह के सरकार के पक्ष में वोट करते हैं तब भी फायदा होगा। ये सारी चिंता इस वजह से ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि जब वोटिंग हो रही थी बिल को पेश करने के लिए, तो उस वक्त भी वोटिंग होती है। संसद संविधान संशोधन बिल जब पेश किया तभी वोटिंग होती है, साधारण बहुमत से उसको पेश करना होता है। तो वहां पे जो था, वहां पे मामला सरकार के पक्ष में 251 वोट ही पड़े थे, विपक्ष में 185 पड़ गए, तभी चिंता हो रही थी 2/3 बहुमत कहां से आएगा। तो अब वो चिंता अभी बरकरार है, सरकार की कोशिश जारी है किसी तरीके से इसको पारित कराया जाए, बहुमत का आंकड़ा जुटाया जाए। इसमें जो आपने नोटिफिकेशन की बात की, उसके पीछे दरअसल तकनीकी वजह है। आप जिस कानून को बदलना चाहते हैं, पहला काम तो उस कानून को लागू तो करिए। ये सरकार को अचानक से रात में पता चली, तो सरकार ने आनंद फानन नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जो 2023 में कानून बना था उसको पहले लागू किया जाए नोटिफाई करके। क्योंकि नोटिफाई नहीं होता तो अमेंडमेंट की चर्चा करते, इसे नोटिफाई किया गया ताकि उसका संशोधन किया जाए इस संविधान संशोधन बिल के जरिए। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब आपको बता दें, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी ट्रांजिट बेल बढ़ाने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। खेड़ा ने इस मंगलवार तक बढ़ाने की मांग की थी। उनके खिलाफ असम में एक एफआईआर भी दर्ज है, जो मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी की शिकायत पर दर्ज की गई थी। इस मामले में उन पर पासपोर्ट से जुड़े धोखाधड़ी के आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले का क्षेत्राधिकार असम में है, इसीलिए खेड़ा को वही की अदालत का रुख करना होगा। उन्हें अग्रिम जमानत के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट में अपील करने को कहा गया है। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हाई कोर्ट इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से प्रभावित ना हो। आपका नया स्मार्टफोन अब महंगा हो गया है। मार्च तिमाही में मोबाइल हैंडसेट की कीमतें 15 से 30% तक बढ़ गई है। रुपए में आई कमजोरी और मेमोरी चिप की बढ़ती कीमतों के चलते स्मार्टफोन की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। अगर आप नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो खबर अच्छी नहीं है। बढ़ती लागत और रुपए में कमजोरी की वजह से कंपनियों ने मोबाइल हैंडसेट्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। मेमोरी, स्टोरेज, करेंसी और एनर्जी की लागत बढ़ने से कीमतें बढ़ी हैं। इसके चलते 6 साल में पहली बार मोबाइल फ़ोन की बिक्री में 3% की कमी हुई है। सबसे ज़्यादा असर 15,000 रुपये के अंदर आने वाले मोबाइल फ़ोन की कीमतों पर हुआ है। कंपनियों ने कीमतों में 15 से 30% तक की बढ़ोतरी की है। भारत में करीब 200 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन के मॉडल की बिक्री होती है। इसमें से करीब 80 से ज़्यादा मॉडल के दाम बढ़ चुके हैं। अब नए मॉडल भी 25 से 30% महंगे लॉन्च हो रहे हैं। कुछ पॉपुलर मोबाइल फ़ोन के मॉडल की कीमतों पर नज़र डालें तो वीवो Y31, रियलमी C85, शाओमी का रेडमी 15, सैमसंग गैलेक्सी A17 और ओप्पो A6X के दाम बढ़े हुए हैं। सेगमेंट्स की बात करें तो एंट्री और बजट सेगमेंट्स में इम्पैक्ट ज़्यादा देखा गया है और इन सेगमेंट्स में डबल डिजिट परसेंटेज पॉइंट्स का इंक्रीज आया है। जो प्रीमियम स्मार्टफोन्स हैं, जैसे 45,000 के ऊपर के स्मार्टफोन्स, उनमें ये इम्पैक्ट कम देखा गया है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो एवरेज परसेंटेज की, तो ये 15% के आसपास है। पश्चिम एशिया में तनाव ने भी आग में घी डालने का काम किया है। एनर्जी जैसे LNG, हीलियम की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जानकारों के मुताबिक इसका असर आगे दिखेगा और अगली तिमाही में भी कीमतों में बढ़ोतरी जारी रह सकती है। बिक्री में 10% की कमी देखने को मिल सकती है। असीम मनचंदा, दिल्ली। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फैक्ट्री वर्कर्स के आंदोलन और धरना प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र सरकार डेली मिनिमम वेज यानी न्यूनतम मजदूरी में बड़ी बढ़ोतरी का फैसला ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक नेशनल कोड ऑन वेजेस के तहत सरकार मौजूदा 176 रुपए न्यूनतम प्रतिदिन मजदूरी को बढ़ाकर 350 से 450 रुपए प्रतिदिन करने पर विचार कर रही है, ताकि किसी भी राज्य में फैक्ट्री वर्कर्स को इससे कम मजदूरी ना मिले। पूरी डिटेल बता रहे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, फैक्ट्री मजदूरों के देश भर में व्यापक धरना प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है
कि सरकार नेशनल डेली फ्लोर वेजेस को रिवाइज कर रही है और ये रिवीजन नेशनल कोड और वेजेस 2019 के तहत किया जाएगा, जिसमें जो मिनिमम फ्लोर वेजेस है उसको बढ़ाकर 2 गुने से ज्यादा किया जा सकता है। दरअसल अभी जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी है सरकार की तरफ से तय, वो मात्र 176 रुपए है। इसको बढ़ाकर 350 रुपए से 450 रुपए किया जा सकता है और साथ ही साथ ये भी तय किया जा सकता है कि किसी भी वर्कर की जो मंथली तनख्वाह होगी वो इस प्रतिदिन जो तय न्यूनतम मजदूरी होगी उसके 26 गुना से कम नहीं होगी। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि किसी भी राज्य में किसी भी वर्कर को इस तय जो मिनिमम फ्लोर वेजेस है उससे कम तनख्वाह बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसमें जो तीनों कैटेगरी होगी, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, तीनों के लिए ये मिनिमम फ्लोर वेजेस काम करेगा। दरअसल इसके लिए लेबर मिनिस्ट्री यानी श्रम मंत्रालय की तरफ से स्टेट्स, इंडस्ट्री और दूसरे स्टेक होल्डर के साथ विचार विमर्श चल रहा है और सरकार जल्द ही इसको लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। साथ ही मजदूरों के धरना प्रदर्शन और आंदोलन में घरों में काम करने वाली मेड और डोमेस्टिक हेल्प भी शामिल हो रहे हैं। नोएडा और गाजियाबाद के कुछ पॉश और बड़ी सोसाइटीज में पिछले दिनों ऐसे ही प्रदर्शन हुए, जिसके बाद आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने नोएडा सेक्टर 121 के क्लियो काउंटी अपार्टमेंट्स का जायजा लिया। मजदूरी बढ़ाने को लेकर पिछले 3-4 दिनों से नोएडा, गाजियाबाद समेत देश के कई इलाकों में जो फैक्ट्री वर्कर्स का प्रदर्शन चल रहा है उसमें कई सारे अपार्टमेंट में काम करने वाले मेड्स और वर्कर भी शामिल होते जा रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों पहले यहाँ पर जो नोएडा का सेक्टर 121 का अपार्टमेंट है क्लियो काउंटी, वहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। यहाँ पर काम करने वाली मेड्स और अंदर काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। करीब 100-150 लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे और रेजिडेंट्स का यहाँ तक कहना है कि यहाँ पर पत्थरबाजी भी हुई जबरदस्त। उसके बाद से पुलिस प्रशासन को यहाँ पर फोर्स तैनात करना पड़ा, तब से जाके स्थिति थोड़ी सामान्य हुई है। हालांकि पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पर 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस फोर्स लगातार यहाँ तैनात कर रहे हैं कि चौकसी कर रही है ताकि कोई भी भविष्य में ऐसी समस्या न पैदा हो। हालांकि जो मेड्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका यही कहना है कि उनकी जो तनख्वाह है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। अमूमन एक फ्लैट से लगभग 3-4 हजार रुपए उनको मिलते हैं, लिहाजा कम से कम 1,000 रुपए इस सैलरी में उनकी बढ़ोतरी चाहिए, तभी वो काम कर सकती हैं, ऐसा रेजिडेंट्स ने कहा। दूसरी तरफ से रेजिडेंट्स का भी ये कहना है कि उनके यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनको ठीक ठाक तनख्वाह मिलती है। बावजूद उन्होंने एक तरह से कहें उन पर बेवजह दबाव डाला, उसके बाद से जिस तरह का माहौल बना उससे पूरे रेजिडेंट्स यहाँ पर उनके अंदर एक डर का माहौल है, आतंक का माहौल पैदा हो गया। हालांकि अब स्थिति यहाँ पर सामान्य है लेकिन तनावपूर्ण है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी कई सारे पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। जिला प्रशासन ने यहाँ पर तैनाती करके रखी हुई है ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी घटना यहाँ पर न हो जिस तरह की हुई। इसके साथ साथ और खबरें मिल रही कि कई और जगहों पर जैसे सेक्टर 63 में भी कई सारे अपार्टमेंट हैं, वहां पर भी इसी तरह के प्रदर्शन मेड्स के जरिए हुए, यहाँ पर काम करने वाले लोगों के जरिए हुए और छिटपुट प्रदर्शन पूरे इलाके में, नोएडा में भी आज भी कहीं कहीं चल रहे हैं। हालांकि जो सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी, तनख्वाह बढ़ाने की जो बात की गई थी वो अनाउंसमेंट किया जा चुका है, बावजूद अभी भी जो स्थिति है तनावपूर्ण बनी हुई है। कैमरामैन प्रदीप के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, नोएडा। बात करते हैं नासिक TCS केस की, जहां कंपनी की HR हेड और मामले की मुख्य आरोपी नीदा खान फरार है, जिसकी SIT खोजबीन कर रही है। साथ ही महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। TCS केस में क्या है पूरा अपडेट, बता रहे हैं विवेक गुप्ता। नासिक की मल्टीनेशनल कंपनी में धर्मांतरण का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले में लेडी डॉन के नाम से चर्चित नीदा खान जो आरोपी है उसकी तलाश में नासिक पुलिस की SIT मुंबई और आसपास के इलाकों में लगातार छापेमारी कर रही है। आपको बताना चाहेंगे कि नासिक पुलिस को जानकारी मिली कि जो फरार आरोपी नीदा खान की लोकेशन भिवंडी या फिर मुंब्रा में हो सकती है। उसके बाद नासिक पुलिस की SIT टीम लगातार मुंब्रा और भिवंडी में छापेमारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार भी इस पूरे मामले पर काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस मामले में कार्रवाई की जा रही है, जो भी दोषी करार दिया जाएगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई, कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि नासिक के धर्मांतरण के मामले में अब नेशनल कमीशन वुमेन यानी कि NCW की एक बड़ी टीम शनिवार को नासिक पहुंचने वाली है, जो इस पूरे मामले में यौन पीड़न, धर्मांतरण और छेड़छाड़ जैसे जो मामले पीड़ितों पे हुए हैं उसकी जांच करने के लिए।
अक्षय तृतीया के मौके पर ज्वेलरी बाजार सज गए हैं और ऑफर्स भी आ गए हैं। ज्वेलर्स की तरफ से मेकिंग चार्ज में 30% तक की छूट और कैशबैक जैसे ऑफर्स दिए जा रहे हैं। इसके अलावा नया ज्वेलरी कलेक्शन भी लॉन्च किया गया है। हालांकि इस बार सोने के दाम पिछले साल के मुकाबले 60% चढ़े हुए हैं। इसके बावजूद ज्वेलर्स को अब की बार 15% तक ज्यादा बिक्री की उम्मीद है। अक्षय तृतीया यानी वो दिन जब सोने चांदी की खरीदारी शुभ मानी जाती है। ग्राहकों के लिए खास तौर पर इस बार बाजारों में ऑफर्स की भरमार है। तनिष्क इस मौके पर गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर 20% तक छूट और पुरानी ज्वेलरी पर 100% एक्सचेंज वैल्यू दे रहा है। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की तरफ से आनिका और तान्विका नाम से नया कलेक्शन लॉन्च किया है। साथ ही कैशबैक का भी ऑफर लॉन्च किया गया है। आदित्य बिरला ज्वेलरी इंद्रिया ने अक्षय तृतीया पर ग्राहकों के लिए गोल्ड रेट प्रोटेक्शन प्लान लॉन्च किया है, जिसके तहत ग्राहक 25% एडवांस देकर बाद में कम रेट का फायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स ने अक्षय तृतीया के लिए खास बैंगल उत्सव की शुरुआत की है। ज्वेलर्स के मुताबिक इस बार लाइट वेट और मॉडर्न ज्वेलरी का ट्रेंड ज्यादा है। इस सिचुएशन को दिमाग में रखते हुए हम लोग बैंगल उत्सव हर बार अक्षय तृतीया के टाइम पे सीजन में करते हैं, जहाँ पे हम लोग नए नए बैंगल्स के डिजाइन लॉन्च करते हैं। और इस बार हम लोग जो फोकस किए, गोल्ड का प्राइस ऑन द हायर साइड है, इसीलिए कि बैंगल्स जो भी था वो हम लोग स्लीक मॉडर्न इस टाइप के बैंगल्स के ऊपर हम लोग किए। तो दैट इज द थॉट प्रोसेस विथ विच हम लोग बैंगल उत्सव लॉन्च किए, गोल्ड में, डायमंड में। नंबर 2 हम लोग जो कर रहे हैं कि ऑफर डिस्काउंट, वो तो हर ब्रांड्स कर रहे हैं। हम लोग को अप टू 700 रुपीज पर ग्राम ऑफ कर रहे हैं। उसके साथ 200-300 रुपया का गिफ्ट वाउचर्स दे रहे हैं करके एटलीस्ट 10 ग्राम में 10,000 तक का बेनिफिट कस्टमर को मिल रहा है। सोने की ऊंची कीमतों के बावजूद ज्वेलरी की प्री बुकिंग में उछाल है। ज्वेलर्स के मुताबिक ईरान अमेरिका युद्ध थमने के संकेतों की खबरों के बीच सोने के भाव में तेजी लाजमी है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो मुझे लगता है 10 to 15% की ग्रोथ आनी चाहिए ईयर ऑन ईयर, वेट वाइज, नॉट एज कम्पेयर टू प्राइस वाइज। प्राइस वाइज तो ऑब्वियसली आपकी सेल पिछले साल से ज़्यादा आएगी, पर अगर आप वेट वाइज कंपैरिजन करेंगे तो दैट इज़ द रियल कंपैरिजन। 1 सेकेंडली आई फील कि इस बार अक्षय तृतीया पे ज़्यादा लोग निकलने चाहिए, क्योंकि पिछले 15-20 दिन का जो बाज़ार अगर हम देखेंगे तो बाज़ार स्लो ही था। और मुझे एक्सपेक्टेशन है कि हमारे पास भी काफ़ी इंक्वायरीज आई हैं और अक्षय तृतीया पे काफ़ी इस बार हमारी तैयारी भी है। और हमारा एक बैंगल मेला भी चल रहा है जिसमें हम 5% मेकिंग पे सामान दे रहे हैं। तो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि काफ़ी मार्केट में इस बार अक्षय तृतीया पे भीड़ आनी चाहिए और पिछले साल से कंपैरिजन में काफ़ी बेटर होने की उम्मीद है। जानकारों के मुताबिक बदलते वक्त के साथ और सोने के दामों में साल दर साल आती तेजी को देखते हुए सोना खरीदारों के लिए निवेश का साधन भी बन रहा है। ये वजह है कि ज्वेलरी के साथ डिजिटल गोल्ड और सिक्कों की डिमांड भी बढ़ रही है। दीपाली नंदा, दिल्ली। आज की तेज रफ्तार जिंदगी, जंक फूड और तनाव ने हमारे लिवर को कमजोर कर दिया है। अगर अभी से सही लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट नहीं अपनाया तो यही साइलेंट डैमेज आगे चलकर बड़ा खतरा बन सकता है। तो कैसे अपने लिवर को बनाए हेल्दी, इसी पर करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर सिर्फ कंज्यूमर अड्डा में। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में शानदार जोश देखने को मिला है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही मजबूती के साथ हरे निशान में बंद हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में चौतरफा खरीदारी रही। बाजार में कैसे रहा है कारोबार, बता रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, क्या शानदार मोमेंटम आज के सत्र में बाजार में देखा गया। देखिए, एक शानदार तेजी के साथ बाजार बंद होता हुआ दिखाई दिया। जो मेजर रेजिस्टेंस था 24,350 का, उसको निफ्टी ने आखिरकार क्रॉस कर ही लिया है और उसके ऊपर ही जाके इनफैक्ट क्लोजिंग दी है। बैंकिंग में अच्छी तेजी, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर जगह मोमेंटम काफी ज्यादा भरपूर दिखाई दिया है। अगर बात करें स्टॉक स्पेसिफिक तो देखिए, केवल इंडिया निफ्टी आईटी ऐसा स्टॉक था जहां पे हमें एक कमजोरी देखने को मिली, लेकिन रेस्ट ऑफ द पूरे स्टॉक में शानदार मोमेंटम बना हुआ है। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में शानदार तेजी है। डिफेंस, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल, एफएमसीजी, रियलिटी, हर जगह देखिए बाजार में रिवाइवल वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करी जाए स्टॉक स्पेसिफिक तो आइए देखते हैं कि निफ्टी के बढ़ने वाले स्टॉक में एचयूएल, नेस्ले इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील और अपोलो हॉस्पिटल्स का नाम
शुमार है। इसके अलावा लूजिंग पॉकेट में बात कर ले तो विप्रो, एचडीएफसी लाइफ के नंबर आए, विप्रो के नंबर आए, स्ट्रीट को नंबर्स पसंद नहीं आए और ये रिफ्लेक्शन देखने को मिला। सन फार्मास्यूटिकल खबरों में बना हुआ शेयर था, उसके बाद ये रिएक्शन है और महिंद्रा एंड महिंद्रा में स्लाइटली डिक्लाइन जो है वो देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं एफएमसीजी। देखिए एफएमसीजी वीएसटी इंडस्ट्रीज के नंबर्स आए, नंबर्स काफी शानदार देखने को मिले हैं, उसके चलते पूरे ही सेक्टर में जो मोमेंटम है काफी शानदार बना हुआ था। कोलगेट, रेडिको खैतान, एचयूएल, आईटीसी भी इनफैक्ट आज अच्छी खासी तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा था। कैपिटल मार्केट एंजल वन के कल नंबर्स आए, नंबर्स में शानदार इजाफा हमें देखने को मिला है, चाहे हम बात करें इबिटा की, ऑपरेटिंग नंबर्स की, मार्जिन की या फिर क्लाइंट बेस की, तो अच्छी तरीके से ये हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में बढ़ता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद सारे ही कैपिटल मार्केट स्टॉक में एक जो मोमेंटम था अच्छा खासा बना हुआ था। निपॉन लाइफ इंडिया, एचडीएफसी, एएमसी, इसके अलावा बाकी के जो शेयर्स है वो भी अच्छी खासी तेजी के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। यानी कि अब हम बोल सकते हैं कि शायद से जो बाजार में इस टाइम पे वर्स्ट सिनेरियोज मंडरा रहे थे, उस वर्स्ट सिनेरियो को हमने अब पीछे छोड़ दिया है। तो बाजार में बुल्स की वापसी दिख रही है और तेजी का एक दौर दिख रहा है। आवाज अड्डा में आज इसी पर चर्चा करेंगे। बुल्स रिटर्न, जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। अब आपको बता दें, कल बैंकिंग सेक्टर में 2 बड़े प्राइवेट बैंकों के नतीजे आएंगे। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक चौथी तिमाही के रिजल्ट पेश करेंगे। आइए आशीष से जानते हैं कि एचडीएफसी बैंक के नतीजे कैसे रह सकते हैं। स्टेबल क्वार्टर एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक के नतीजे में आपके सामने रखता हूं। अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो तकरीबन 5% की बढ़त देखने को मिल सकती है, 33,738 करोड़। ये आंकड़ा जो है मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है। मुनाफे में देखें तो क्योंकि मुनाफे से ज़्यादा बाकी के इंटरनल्स मायने रखते हैं, मोर और लेस आपको बिल्कुल स्टेबल नजर आएगा 19,000 करोड़ के आसपास। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी बैंक का जो कामकाजी मुनाफा है, इसमें अगेन आपको 5% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, 27,944 करोड़। ये आंकड़ा बाजार का एस्टिमेट है। प्रोविजंस आप देखें तो ये भी बिल्कुल स्टेबल साइड पर देखेंगे और क्योंकि सीक्वेंशियल तौर पर हम प्रोविजंस देखेंगे 2,840 करोड़ से बढ़कर मार्जिनली 2,910 करोड़ के पास का आंकड़ा देखने को मिलेगा। बाकी असेट क्वालिटी तो बेस्ट ही रहती है एचडीएफसी बैंक की, उसमें तो कोई कंसर्न्स कभी थे ही नहीं। तो अगर आप जीएनपीएस देखें या फिर नेट एनपीएस देखें, बिल्कुल सीक्वेंशियल तौर पर स्टेबल यहाँ पर आपको नजर आएंगे। अब क्योंकि बैंकों की तरफ से क्वार्टरली अपडेट ऑलरेडी आ जाता है तो हमारे पास एडवांसेस और डिपॉजिट की ग्रोथ यहाँ पर ऑलरेडी है। और ग्रोथ के लिहाज से देखें तो एडवांसेस पिछले साल के मुकाबले 12% बढ़े थे, सीक्वेंशियली 4% की बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली थी। इनफैक्ट डिपॉजिट 14.4% ग्रोथ यहाँ पर साल दर साल और सीक्वेंशियल तौर पर तकरीबन 9% की ग्रोथ यहाँ पर रही है। अब नतीजों में देखें तो एक तो कासा रेशियो, साथ में जो लोन वर्सेस डिपॉजिट की ग्रोथ है, इसको लेकर मैनेजमेंट क्या कहता है ये बहुत ज़्यादा की मॉनिटरेबल हो जाएगा। और साथ में जो हाल ही का किस्सा हुआ है जहाँ पर चेयरमैन मिस्टर चक्रवर्ती की तरफ से इस्तीफा आया था, तो इसको लेकर यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को नियुक्त किया गया था। तो कुछ और फाइंडिंग्स हैं, कुछ कमेंट्री है, इसके ऊपर मार्केट ज़्यादा फोकस करेगा। तो एचडीएफसी बैंक की तरफ से तो स्टेबल क्वार्टर है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो अगेन एक्सपेक्टेशंस ठीक ठाक नंबर्स की हैं और ग्रोथ आप देखें तो बढ़िया है। एक तरफ 5% एचडीएफसी बैंक की एनआई बढ़ रही है। आईसीआईसीआई बैंक भी कल चौथी तिमाही के नतीजे पेश करेंगे। कैसे रह सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे, आशीष बता रहे हैं। वहीं आईसीआईसीआई बैंक में देखें तो ये ग्रोथ आपको स्टैंडअलोन आधार पर तकरीबन 8% तक की देखने को मिल सकती है। मुनाफे में अच्छी बढ़त है, 13,230 करोड़ के आसपास का आंकड़ा एक्सपेक्टेड है। एंड प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगेन आपको यहाँ पर 5% तक की बढ़त देखने को मिलेगी। प्रोविजनिंग सीक्वेंशियल तौर पर घटी है और अच्छी खासी घटी है। तकरीबन आप देखें तो 2,560 करोड़ से घटकर 990 करोड़ ये आंकड़ा बाजार एस्टिमेट लगाकर चल रहा है। एंड अगेन बेस्ट इन क्लास असेट क्वालिटी यहाँ पर कई क्वार्टर से देखने को मिल रही है, तो ये ट्रेंड आगे भी बरकरार देखने को मिलेगा, जहाँ पर जीएनपीएस और नेट एनपीएस सीक्वेंशियल तौर पर बिल्कुल स्टेबल और सबसे बेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ग्रोथ के लिहाज से अगेन एडवांसेस में आपको 12% की ग्रोथ देखने को मिली थी पिछले साल के मुकाबले और सीक्वेंशियल तौर पर यहाँ पर 4% की ग्रोथ है। डिपॉजिट 9% बढ़े थे और सीक्वेंशियल तौर पर तकरीबन 3% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली। असेट क्वालिटी काफ़ी खास है, प्रोविजनिंग में गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन अगेन यहाँ पर लोन वर्सेस डिपॉजिट ग्रोथ, इसको लेकर मैनेजमेंट क्या कहता है, ये आंकड़ा कैसा लगता है मार्केट को, इस पर खास नजर रहेंगी। दोनों बैंकों की तरफ से अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम एशिया युद्ध से सिर्फ एनर्जी संकट नहीं बढ़ा है, इसका एविएशन और टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी असर पड़ा है। एयरलाइंस के लिए फ्यूल कॉस्ट तो बढ़ी ही है, साथ ही उन्हें लंबे रूट्स पर भी सफर करना पड़ा है। इसके अलावा देश में विदेशी सैलानियों की संख्या घटी है, लेकिन घरेलू डेस्टिनेशन में अभी भी काफी एक्शन है। युद्ध से एविएशन और टूरिज्म सेक्टर किस तरह से प्रभावित हुआ है, बता रही है कंचन नौटियाल। यहाँ पे देखिए जो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, काफी बड़ा डेंट इस वॉर के चलते आता हुआ दिखाई दिया। इस दोनों ही सेक्टर की अगर हम बात करें तो हमारी जीडीपी में करीब 8% का कंट्रीब्यूशन जो है वो देता है और साथ में करीबन 4 करोड़ नौकरियां भी पैदा करता है। अब हम देख रहे हैं कि एविएशन सेक्टर में काफी बड़ा डेंट लगता हुआ दिखाई दिया है। काफी सारे हम देख रहे हैं कि फ्लाइट कैंसिल हो रही है। यही नहीं बल्कि जो एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी बढ़ती जा रही है। ट्रैवल टाइम काफी ज्यादा बढ़ गया है। लॉन्गर रूट्स जो है फ्लाइट को अपनाने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से सीधा इंपैक्ट आ रहा है कंपनी के मार्जिन्स और साथ में प्रॉफिटेबिलिटी में। इसको और बारीकी से देखा जाए तो एविएशन सेक्टर में जो इस टाइम पे माना यह जा रहा है कि करीबन 18,000 करोड़ का जो लॉस है वो ऑलरेडी देख लिया गया है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्रैफिक की, जो कि इनबाउंड है, वहां पे भी 15 से 20% की कटौती जो है वो आती हुई दिखाई दी है। ट्रैवल टाइम 2 से 4 घंटा मिनिमम जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अब जैसे कि मैंने बोला कि जो इंटरनेशनल इनबाउंड ट्रैफिक है वहां पे 15 से 20% की जो कटौती है वो आती हुई दिखाई दी है, तो इसका सीधा असर जो मेट्रो सिटीज है वहां की होटल इंडस्ट्री में भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो फॉरेन से लोग मीटिंग्स के लिए आ रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस के लिए आ रहे हैं, उन्होंने अपनी जो मीटिंग्स है उनको वर्चुअली शेड्यूल कर दिया है। वहां से होटल इंडस्ट्री में भी काफी बड़ा इंपैक्ट है। रेस्टोरेंट में करीबन 10% की हमें बंदी होती हुई दिखाई दे रही है। इनपुट कॉस्ट जो है 15% तक बढ़ गया है और महीने की अगर देखी जाए तो करीबन 80,000 करोड़ का हमें डेंट पड़ता है यहाँ पे दिखाई दिया। लेकिन इसमें एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि यहाँ से कुछ डोमेस्टिक डेस्टिनेशन का जो स्पॉट है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, जैसे कि लोग इस टाइम पे अमृतसर, वाराणसी और अयोध्या को काफी ज्यादा पसंद करें। लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए काफी बड़ा डेंट है। अब बात एमफी की छिमाही समीक्षा की। नुपुर से समझते हैं कि एमफी की छिमाही समीक्षा में क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं और किन शेयरों को अपग्रेड मिल सकता है, बताइए नुपुर। काफ़ी कुछ बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और फिलहाल जो मार्केट में करेक्शन हुआ है उसके बाद लार्ज कैप और मिड कैप की जो कट ऑफ लिमिट होती है मार्केट कैप की, उसमें भी बदलाव होने की उम्मीद यहाँ पर देखी जा रही है। जो सेकेंड हाफ होगा जुलाई में, जुलाई से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। जो कट ऑफ बदलाव है वो भी 1 जुलाई से एप्लीकेबल होते हुए दिखेंगे। नुवामा की ऑल्टरनेटिव रिसर्च की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार देखें तो यहाँ पे जो लार्ज कैप का कट ऑफ है वहाँ पे भारी बदलाव होते हुए आपको दिखेगा। दिसंबर 2025 में कट ऑफ की लिमिट 1,05,000 करोड़ के आसपास की थी, वही अब जो है कम होके 1,04,000 करोड़ होती हुई दिखेगी। अब ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमफी की जो लिस्ट होती है उस पर एक्टिव फंड मैनेजर्स की नज़र बनी रहती है। जब भी वो खरीदारी करते हैं या अपने पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग करते हैं तो इस लिस्ट पर जोर देते हैं और वही अकॉर्डिंगली अपनी भी पोर्टफोलियो में चेंजेस करते हैं, तो यहाँ पर नज़र बनी रहेगी। मिड कैप की बात करें तो यहाँ पे जो कट ऑफ होगा दिसंबर 2025 में ये 31,500 करोड़ के 34,800 करोड़ के आसपास था, जो कि कम होके इस बार सिर्फ 31,500 करोड़ का कट ऑफ रह जाएगा। तो काफी सारे नाम जो है वो आपको मिड कैप में भी आते हुए दिखेंगे और लार्ज कैप में भी आते हुए दिखेंगे। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।